सेल्फ हिस्ट्री हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 क्लास 8। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6 में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है। आपकी चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं कि अपने फील्ड में या खेतों में अपने क्रॉप्स को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं। जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जो स्टेबल क्रॉप्स होती हैं, जिस तरीके से हम उनका प्रोडक्शन करते हैं, अपने खेतों में उनको उगाते हैं, अपने फील्ड में उनको उपजाते हैं, उगाते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर कभी भी सिंगल प्रोसेस नहीं होता है, ये मल्टी लेवल प्रोसेस होता है। बहुत सारे काम होते हैं तो उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है, जैसे सीडिंग का, विनोइंग का, हार्वेस्टिंग का और स्टॉकिंग का। सबसे पहले हम बीज बोते हैं, सीड को सो करते हैं, उसके बाद से इरिगेशन करते हैं, उसके बाद से विनोइंग करते हैं, उसके बाद से हार्वेस्टिंग मतलब यानी कि फसल को हम काटते हैं, उसके बाद से उसको हम स्टॉक करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस से हम जब गुजरते हैं तब हमारा एग्रीकल्चर जाकर के पूरा होता है। ठीक है। इंडिया में जो आपका एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर आपका जो 65% आप कह दें तो फूड स्टेपल का होता है, यानी जो खाने वाली फसलें हैं, ठीक है, वो प्रमुख रूप से यहाँ पे बोई जाती हैं, चीफली या मेनली अगर बात करें। ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप्स की तुलना में, कॉमर्शियल क्रॉप्स के कंपैरिजन में जो फूड क्रॉप्स हैं या जिनको स्टेपल फूड कहते हैं, खाने वाली फसलें जो होती हैं, जिनको खाद्यान्न फसलें कहते हैं, वो ज्यादा बोई जाती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स उनकी तुलना में बहुत कम बोई जाती हैं। यानी कॉमर्शियल क्रॉप्स भी ज्यादा बोई जाती हैं, लेकिन अगर स्टेपल फूड की बात करें, सब्सटेंस फार्मिंग के कंपैरिजन में जो अभी कॉमर्शियल फार्मिंग है या कैश क्रॉप्स है वो कम है, और सब्सटेंस फार्मिंग जो आपकी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो लगभग पूरे कंट्री में बहुतायत की संख्या में अधिक मात्रा में बोई जाती है। ठीक है। अगला आपका हेडिंग है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। ऐसे फैक्टर, ऐसे रीजन जो कि हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये हुआ कि उसके प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हीट ज्यादा पैदा होगा कि कम पैदा होगा, राइस ज्यादा पैदा होगा कि कम पैदा होगा, ठीक है, मस्टर्ड कम होगा या ज्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अगर सूटेबल हो तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, हमारे खेतों में अनाज ज्यादा पैदा होगा, जो भी हम बोएंगे, जिसकी भी हम क्रॉपिंग करेंगे, जिसकी भी हम खेती करेंगे, वो चीज ज्यादा मात्रा में पैदा होगी, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा। जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमारा एडवांटेज, हमारा प्रॉफिट या लाभ तभी होगा। अगर प्रोडक्शन कम रहेगा तो हमने जो पूंजी इन्वेस्ट की है, जो पैसा हमने एग्रीकल्चर में लगाया है, खेती में लगाया है, वो पैसा हम निकाल नहीं पाएंगे। तो जब निकाल नहीं पाएंगे तो उस प्रकार का जो एग्रीकल्चर होता है वो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घाटे का सौदा। ठीक है। फिर उससे हमें जब लाभ मिलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे हम उस प्रकार की एग्रीकल्चर करना भी बंद कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आपके हैं जो कि प्रभावित करता है वो आपका है क्लाइमेट। जी हाँ, क्लाइमेट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आपके इंडिया में बहुत प्रकार की क्रॉपिंग होती है, बहुत प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कुछ आपकी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, कुछ आपकी कैश क्रॉप्स होती हैं, और कुछ आपकी स्टेबल फूड यानी कि सब्सटेंस क्रॉप्स होती हैं। कुछ फसलें केवल खाने के लिए बोई जाती हैं, उनको वो होती हैं, फिर उनको स्टॉक कर लिया जाता है और साल भर हम वो खाते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम स्टॉक नहीं करते हैं और जो कंज्यूमशन पर्पस के लिए यानी कि खाने के पर्पस के लिए नहीं बोई जाती हैं, वो सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए बोई जाती हैं,
मार्केट में सेल करने के लिए बोई जाती हैं। जैसे टी हो गया, यानी उनका सेल करने का पर्पस ज्यादा होता है और यूज करने का पर्पस कम होता है। जैसे कि रबर हो गया आपका, टी हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन की क्रॉप हो गई, टी हो गया, ठीक है, आपके मसालों की खेती हो गई, फूलों की खेती हो गई। तो ये खाने के पर्पज से नहीं किया जाता है, इनको सेलिंग पर्पज के लिए किया जाता है। तो आपके इंडिया में बहुत से टाइप के क्रॉप होते हैं। अब ये सभी क्रॉप एक ही सीजन में नहीं होते हैं। इन सभी क्रॉप के लिए एक जैसा वाटर नहीं चाहिए, एक जैसा पानी नहीं चाहिए। किसी किसी क्रॉपिंग में कम पानी चाहिए, किसी किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए। कोई ऐसी क्रॉप है जो कम वाटर में भी हो जाएगी, यानी कि कम इरिगेशन करें, कम सिंचाई करें तो भी वो अच्छे खासे हो जाएंगे। और कुछ ऐसी फसलें इंडिया में होती हैं जिनको ज्यादा वाटर करने की जरूरत होती है, जिनको ज्यादा पानी दिया जाता है तब जाकर के वो होती हैं। कुछ फसलें हमारे यहाँ विंटर सीजन में होती हैं, ठंडी के मौसम में होती हैं। यानी उन फसलों के लिए क्लाइमेट आपका कैसा चाहिए, तो वेट चाहिए या कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। कुछ फसलें आपकी ऐसी होती हैं, कुछ क्रॉप्स आपकी ऐसी होती हैं जिनको अगर हॉट क्लाइमेट नहीं मिला, सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिली, ठीक है, तो वो नहीं होते हैं, फसल अच्छी नहीं होती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रेनी सीजन में होती हैं, रेनी सीजन के आसपास उनकी शुरुआत की जाती है बोने की, और उनको वाटर अच्छा खासा चाहिए। तो अगर पानी अच्छा खासा बरस गया, रेनफॉल अच्छी खासी हो गई, तो वो फसलें भी अच्छी खासी होती हैं और उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है, उपज ज्यादा होती है, पैदावार ज्यादा होती है। तो क्लाइमेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। हर टाइप के फसल के लिए अलग अलग क्लाइमेट की जरूरत होती है। और आपका जो कंट्री इंडिया है, हमारा जो देश है, उसमें सभी प्रकार के सीजन्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। यहाँ ह्यूमिड कंडीशन भी पाई जाती है, हॉट क्लाइमेट भी होता है, कोल्ड क्लाइमेट भी होता है, रेनी क्लाइमेट भी होता है, रेनी सीजन भी होता है। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग फसलें होती हैं। क्लाइमेट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है फसल के होने में, फसल को अच्छा खासा ग्रो करने में और उसको अच्छे से ग्रो करने में, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला जो आपका रीजन है वो है टेम्परेचर। अगला जो आपका है वो आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है फसलों के होने में। कुछ फसलों के लिए टेम्परेचर आपका कम चाहिए, 15 डिग्री से लेकर के 20-25 डिग्री तक चाहिए। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो 25 डिग्री से लेकर के और 30 या 35 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहता है तो वो फसलें अच्छे से ग्रो करती हैं, वो अच्छे से हो जाती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए 15 डिग्री से भी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे आपके एप्पल हो गए। एप्पल आपका ऐसा क्रॉप है, एप्पल आपकी ऐसी फ्रूट की फसल है जो कि कम टेम्परेचर में होती है। और इंडिया में आपके अलग अलग जगह में अलग अलग टेम्परेचर पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक समय में एक जैसा टेम्परेचर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर में अंतर होता है। तो इसलिए भी इंडिया में अच्छी खासी फसल उगती है, फ्रूट भी होते हैं, फ्रूट में आपके ये फल भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, क्रॉप भी होती हैं, और वेजिटेबल सब्जियां भी अच्छी खासी उत्पादन में होती हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका नंबर आता है सॉइल का। सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सॉइल होती है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं रही तो आप बीज अगर बोएंगे, सीड आप सो करेंगे, तो वो कहाँ सो करेंगे, ठीक है। पानी अगर कम रहा या ज्यादा रहा तो उसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन सॉइल अगर फर्टाइल नहीं रही, ठीक है, तो प्रोडक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो हर टाइप की फसल के लिए अलग अलग सॉइल की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें वीट और राइस के लिए, तो उनके लिए जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो परफेक्ट होती है। हम बात करें कॉटन की, कपास की खेती की, तो कॉटन के लिए आपका ब्लैक सॉइल सबसे शानदार होता है। अगर हम बात करें टी या कॉफी के लिए, तो उनके लिए लेटराइट सॉइल आपकी अच्छी खासी होती है। बात करें मूंगफली की फसल की, मूंगफली अगर हमको बोना हो, मूंगफली की अगर हमको खेती करनी हो, तो मूंगफली के लिए आपकी सैंडी सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है।
तो हर प्रकार के फसल के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की सॉइल हमारी लगती हो। अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग सीजन के क्रॉप्स के लिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए हमको अलग अलग सॉइल चाहिए होता है। सॉइल भी कई टाइप का होता है। सॉइल से पौधों को जो वाटर की जरूरत पड़ती है, तो पौधे जो प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो नीचे तक जाती हैं और अर्थ सॉइल के नीचे जो आपकी वाटर होती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। सॉइल से उनको तब कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यानी उनके न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, क्रॉप्स को या प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए जो भी एलिमेंट की जरूरत होती है, मिनरल्स हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी की सारी उनकी सॉइल से मिल जाती है। तो सॉइल आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, सॉइल में सारे इंग्रेडिएंट्स अगर पाए जा रहे हैं, सॉइल में अगर ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं और वो सॉइल फर्टाइल है, तो निश्चित रूप से उस सॉइल में जो भी फसल हम बोएंगे, जो भी हम क्रॉपिंग करेंगे, वो अच्छे खासी संख्या में होगी और उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है रिलीफ, ठीक है। रिलीफ का मतलब ऐसे होता है कि आपने देखा होगा, जब आप लैंड को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, तो आप देखते हो कि कहीं कहीं जमीन एकदम सपाट बराबर है, यहाँ से लेके जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां बिल्कुल प्लेन है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, ठीक है। जैसे आप यूपी छोड़ करके मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि जमीन कहीं कहीं बहुत ऊंची है, ठीक है, और कहीं कहीं नीचे है। तो ये जो हाई एंड लो होता है आपका, ठीक है, जो कुछ जो जमीन का हिस्सा ऊंचा हो जाता है, ठीक है, प्लेट्यू जैसा, और कुछ नीचा हो जाता है, तो इसी ऊंचे और नीचे हिस्से को कहते हैं रिलीफ। तो ये ऊंचा और नीचा हिस्सा भी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो वहां पे जो स्टेपल फूड होते हैं उनकी खेती अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन अगर हमको चाय की खेती करनी हो, ठीक है, तो हमको बिल्कुल प्लेन जमीन नहीं चाहिए, प्लेन सॉइल नहीं चाहिए। चाय की खेती करने के लिए, टी की खेती करने के लिए हमको कैसा चाहिए, तो हमको ढालू जमीन चाहिए, ठीक है, स्लोप जैसा चाहिए, ऐसे इस प्रकार का, इस प्रकार का चाहिए, और उसमें ऐसे ये सीढ़ी नुमा से बने रहते हैं, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे उनका जो स्लोप होना चाहिए, उनका ढाल होना चाहिए, क्योंकि चाय में बहुत ज्यादा पानी हमको नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाय के पौधे झेल नहीं पाते हैं। तो बारिश आती है और देखिए जो स्लोप होता है, ढाल होता है नीचे, तो पानी ऊपर नहीं रुकता है, नीचे सड़क के पानी चला जाता है। तो चाय के पौधों की जड़ों में बहुत ज्यादा पानी जब रुकता है तो चाय के पौधे गल जाते हैं, उनकी पत्तियां गल जाती हैं और अच्छी खासी खेती नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ढालू नुमा चाहिए, यानी कि स्लोप वाला खेत चाहिए, सीढ़ीदार चाहिए, ठीक है, सीढ़ी नुमा चाहिए। जैसे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी होती है, तो उस प्रकार के सीढ़ीदार खेत अगर होते हैं तो हम चाय की खेती अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलीफ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है करने के लिए। तो आपने देखा कि क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है और रिलीफ होता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। खेती अच्छी हो रही है कि खराब हो रही है, ये इन पर डिपेंड करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर होती है, हमारी जो फार्मिंग होती है, वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, हम कितने टाइप से खेती करते हैं, हम कितने टाइप से फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप जानते हैं। सबसे आपका पहला जो टाइप है, ठीक है, ये आपका दो टाइप, मेनली इनको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट आपकी टाइप है वो आपकी है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी आपकी है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। मेनली, मुख्य रूप से मेनली, ठीक है, चीफली या मेनली हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो आपकी आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग,
और दूसरी आपकी क्या आती है, कॉमर्शियल फार्मिंग। अब आइए एक एक करके उनको जानते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी आगे चल करके हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, उसी प्रकार से कॉमर्शियल फार्मिंग को भी हम कई पार्ट में पढ़ते हैं। इसके भी कई पार्ट होते हैं, कई हिस्से होते हैं, कई टाइप होते हैं, जैसे एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, पेस्टोरल फार्मिंग और ऑर्चर्ड फार्मिंग। ठीक है, तो आइए डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग को। सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? जब हम फार्मिंग करते हैं, जब हम खेती करते, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं और वो एग्रीकल्चर हम, ठीक है, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें, यानी हम ऐसी फसल का हम अगर ऐसी फसल बोते हैं जिसका मैक्सिमम यूज़ हम अपने खाने के लिए करें, उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, यानी कि खाना। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार की खेती करते हैं और इस प्रकार के फसलों को खेतों में बोते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं, जिनका मेन पर्पस और मैक्सिमम पर्पस जिनका ये होता है कि उनको हम अपने घर में स्टॉक कर सकें, घर में उनको स्टॉक कर सकें और उसको हम खाने के पर्पस में, कंजम्पशन के पर्पस में अगर हम उनको यूज़ करते हैं, तो ऐसी फार्मिंग को, ऐसी एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और हमारे कंट्री में, इंडिया में शुरू से ही ये सबसे पुरानी खेती है, सबसे पुरानी एग्रीकल्चर है। हम शुरू से ही खाद्यान्न फसलें हमारे यहाँ बहुत ही अमाउंट में उगाई जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी अधिक है, इसलिए जो सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है, इस प्रकार के फसलों की डिमांड हमारे यहाँ हमेशा ज़्यादा रही है और आगे भी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि पॉपुलेशन मैक्सिमम होने के नाते, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो उनको खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए। तो जब सबसिस्टेंस जो फार्मिंग आपकी है, तो उस प्रकार के क्रॉपिंग या उस प्रकार के फसलों का हमारे यहाँ ज़्यादा खेती किया जाता है। इनको भी हम दो टाइप में बांट देते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? पुराने ज़माने में, ठीक है, आगे 500 ईयर 400 ईयर्स पहले, 700 ईयर्स पहले जो एग्रीकल्चर किया जाता था, जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर करने में, तो उन मेथड्स को, उन तरीक़ों को प्रिमिटिव फार्मिंग कहा जाता था। प्रिमिटिव फार्मिंग में एक तरीका जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, SHIFTING, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में से हम झूम खेती कहते हैं, JHOOM, झूम। चाहे आप उसे झूम खेती कहिए, चाहे आप उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहिए। तो पुराने समय में ये खेती का जो मेथड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या था कि कोई जंगल चुना जाता था। ठीक है, अक्सर जो जंगली लोग हुआ करते थे, आदिवासी लोग, ट्राइबल पीपल जो हुआ करते थे, वो इस प्रकार की खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। वो करते क्या थे कि कोई जंगल देखते थे, ठीक है, जंगल देखते थे, वो जंगल को साफ़ कर देते थे। ठीक है, जंगल को वो साफ़ कर देते थे और साफ़ करके वहाँ पे खेती करते, और खेती करने के बाद से उसको वो जला देते, और जला करके फिर किसी नए जगह के तलाश में, ठीक है, किसी नए जंगल के तलाश में वो निकल जाते, और फिर वहाँ पे दोबारा वो काफ़ी साल बाद, 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर बाद वहाँ पे वो आते। उनका मानना था कि हमने खेती कर लिया इसमें, ठीक है, चीज़ें जल के राख हो जाएंगी, फिर से धीरे धीरे सॉइल अपनी क्वालिटी मेंटेन करेगी, और जैसे टाइम पास होगा सॉइल में अपने आप जो है कि बाकी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह इकट्ठा होते होते, सड़े गले चीज़ों के अन्न जमा होते होते, उसमें फिर से सॉइल में ताकत आ जाएगी, सॉइल में फर्टिलिटी फिर से आ जाएगी। ये उनका ऐसा सोचना था, मानना था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपके कॉन्गो बेसिन में, ज़ायरे बेसिन में, अमेजन बेसिन में, या जहाँ जहाँ घने जंगल हुआ करते थे, जंगली इलाकों में, ठीक है, वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपकी हुआ करती थी। उसके बाद से एक आपका आता है इसमें नोमैडिक हर्डिंग्स, नोमैडिक हर्डिंग, NOMADIC, नोमैडिक हर्डिंग, HERDING। नोमैडिक हर्डिंग भी इसमें आते थे। इसमें क्या होता था
कि अगर कहीं हरा भरा घास का मैदान अगर कहीं देखा जाता था तो ये लोग वहीं पे रहते थे। किस लिए रहते थे? कुछ लोग वहीं पे रहते थे। वो लोग किस लिए रहते थे? वो अपने गाय भैंस बकरी भेड़, ठीक है, सूअर, इन जैसी चीज़ों के लिए, चीज़ों को लेकर के, यानी अपने एनिमल को लेकर के रहते थे। और उस फील्ड का यूज़ वो किसके लिए करते थे? तो अपने गाय भैंस ऊँट बकरी इनको चराने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड होता था, हरी हरी घास उसमें होती थी, छोटी घास बड़ी घास, कुछ प्लांट्स हुआ करते थे, ठीक है, छोटे मोटे पौधे हुआ करते थे। तो अपने कैमल के लिए, काऊ के लिए, बफेलो के लिए, गोट के लिए उनको चराने में वो इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता था। सेंट्रल एशिया में, ठीक है, अफ्रीका में, कांगो में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये होता था। और ये जो लोग होते थे उनको पेस्टोरल कहा जाते थे, चरवाहा, ठीक है, पेस्टोरल पीपल कहा जाता था। इस प्रकार के लोगों को घुमंतू लोग कहा जाता था या पेस्टोरल पीपल कहा जाता था। क्योंकि अगर वहाँ पे घास वगैरह ख़त्म हो जाती थी, फिर अपने एनिमल को लेकर के, अपने जानवरों को लेकर के या दूसरे ऐसे जगह चले जाते जहाँ हरे भरे घास के मैदान हों, तो इनको पेस्टोरल पीपल कहते थे, चारवाहे प्रकार के लोग इनको कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं आपको इंटेंसिव फार्मिंग पर। अब आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग भी एक प्रकार की सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही एक तरीका होता है। तो इंटेंसिव फार्मिंग आपकी कहाँ किया जाता है? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में, ठीक है, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रहते हों, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। और इंटेंसिव फार्मिंग करने का वहाँ पे पर्पज़ ये होता है कि वहाँ पे सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है अक्सर, ठीक है, अक्सर लोग वहीं बसते हैं, वहीं बसना चाहते हैं जहाँ वाटर की सुविधा हो, सॉइल अच्छी खासी हो, ठीक है। तो अक्सर इन एरियाज़ के आसपास रिवर्स पाई जाती हैं, नदी पाया जाता है, ठीक है, नहरें पाई जाती हैं, ठीक है, और इरिगेशन के पर्याप्त आपके सोर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, सॉइल क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर टॉप लेवल की होती है, हर प्रकार के फसलों की खेती यहाँ पे होती है, ठीक है, खाद्यान्न अच्छे खासे होते हैं, खेती अच्छी खासी होती है। यही रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो उस जगह पे जब हम स्टेपल फूड की खेती करते हैं, ठीक है, खाद्यान्न फसलों की खेती करते हैं, तो उसको इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। इसमें सॉइल का ओवर यूटिलाइज किया जाता है फुली रूप से, ठीक है, फुल रूप से हम सॉइल का यूज़ करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम इरिगेशन भी खूब ढेर सारा करते हैं, ठीक है, ढेर सारा पेस्टिसाइड भी डालते हैं, ढेर सारी खाद या कंपोस्ट भी डालते हैं। हमारा 100% जो अचीवमेंट रहता है वो ये रहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम यहाँ से ले सकें, उसी फील्ड से, उसी सॉइल से मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकें, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो आपकी वीट होती हैं, राइस होती है, मेज़ यानी मक्का होता है, ऑयल सीड, ठीक है, यानी तेल वाली फसलें, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है, तिल हो गया, जिनसे तेल निकाला जाता है। तो वीट हो गया, राइस हो गया आपका, मेज़ हो गया और ऑयल सीड हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको इंटेंसिव फार्मिंग करते के दौरान उनको उसमें बोया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, कमर्शियल क्रॉप्स या कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग से मतलब उस प्रकार के फार्मिंग से होता है, ठीक है, इनको खाने के पर्पज़ के लिए नहीं बोया जाता है, कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं बोए जाते हैं। इनके क्रॉपिंग करने का, इनके बोने का, इनके प्रोडक्शन का नंबर 1 रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है अर्निंग, पैसे की अर्निंग करना, ठीक है। यानी ऐसी फसलें, ऐसी खेती, ऐसी फसलें जो कि हमको मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से और मनी अर्न करने के पर्पज़ से बोई जाती हैं, उनकी खेती पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है,
ठीक है, मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है। तो ऐसी फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं और ऐसी फसलों को कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब इन फसलों में प्रमुख रूप से कौन सी आती है? आपकी शुगर केन आती है, गन्ना आती है, शुगर केन आता है, कॉटन आता है, शुगर केन आता है, टी आता है, कॉफ़ी आता है, मसाले आते हैं, कार्डेमम आ गया आपका, क्लोव आ गया, ठीक है, ब्लैक पेपर आ गया, ठीक है, रबर आपका हो गया। ठीक है, ये जितने मैंने आपको गिना है ये सब क्या होते हैं आपके? तो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। इनको खेती करने का, इनको बोने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि इनको सेल करके, मार्केट में सेल करके, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके और मैक्सिमम पैसा इनसे कमाया जा सके। इसमें सबसे पहले आपका आता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है, जहाँ पे लोग कम हों, बिखरे बिखरे हैं, यानी कुछ लोग इधर हों, कुछ लोग उधर हों, कुछ लोग उधर हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा घनी आबादी ना हो, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ना हो, लेकिन फील्ड बहुत ज़्यादा खाली हो, ज़मीन पर्याप्त मात्रा में खाली हो और वहाँ लोग कम रहते हों, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। तो इस प्रकार के ज़मीन पे जब हम, ठीक है, जब हम खेती करते हैं तो उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका में वीट की खेती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती में ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपकी होती है कॉटन की खेती, ऐसे ही होती है आपकी। कॉटन जहाँ उगाया जाता है दूर दूर तक केवल कॉटन ही आपको वहाँ पे उगाते हैं और लंबे लंबे दूरी तक आप एक ही टाइप की फसल इसमें बोते हैं। तो अमेरिका में आपका वीट हो गया और बाकी देशों में आपका कॉटन उगाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव फार्मिंग हम इसको कहते हैं। वही आगे बढ़ते हैं और कमर्शियल फार्मिंग में दूसरे टाइप को हम पढ़ते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम कोई फसल, ठीक है, जब हम कोई ऐसी कॉमर्शियल फसल को हम बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े लेवल पे हम इसकी फार्मिंग करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम इसकी खेती करते हैं और टोटल इंटायर फील्ड में जितने भी खेत आपके पास है, उन सभी फील्ड में, सभी खेतों में आपने अगर एक ही टाइप की फसल बो दी, ठीक है, और दूर दूर तक आपको वही फसल दिखाई दे रही है, तो उस आपको कमर्शियल फार्मिंग को हम कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। यानी एक ही टाइप की फसल हो और बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े लेवल पे बोई जाए। ठीक है, पूरा का पूरा फार्म ही उसी से बो दिया जाए, तो इसको आपको क्या कहते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। जैसे बनाना की खेती हो गई, कॉटन की खेती हो गई, ठीक है, चाय की खेती हो गई, पिपरामिंट की खेती हो गई, ठीक है, आम की खेती हो गई, अमरूद की खेती हो गई, आंवले की खेती हो गई, केले की खेती हो गई और रबर की खेती हो गई। ठीक है, केला जहाँ बोया जाता है, जहाँ उगाया जाता है, वो पूरा का पूरा फील्ड 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़, पूरा का पूरा वो बनाना ही रहता है। आम का बगीचा जहाँ पे रहता है, जहाँ आम बोए जाते हैं, दूर दूर तक आपको केवल आम ही आम दिखाई देंगे, इन्हें दूसरी कोई फसल उसमें नहीं बोई जाएगी। मिक्स क्रॉपिंग इसमें नहीं की जाती है, सिंगल टाइप की फसल होती है, एक ही टाइप की फसल होती है और पूरा का पूरे फील्ड में वही आप उगा देते हैं। तो इसलिए उसका लेवल बड़ा हो जाता है, बहुत अमाउंट में, बहुत बड़े स्केल पे इसकी खेती होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। तो अब आते हैं, देखिए तीसरा इसका टाइप आपका मिक्स फार्मिंग हुआ। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि मिक्स फार्मिंग में, ठीक है, क्रॉप भी होता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन भी होता है और एनिमल रियरिंग भी होता है। यानी मिक्स फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि हम फसल भी उगाते हैं और जो पालतू जानवर हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उन एनिमल्स के चरने के लिए हम चारा भी उगाते हैं। यानी वहाँ पे जानवरों का भी काम चल जाता है और हम अपने लिए खेती भी कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, ठीक है, इस प्रकार की खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। सपोज कर लीजिए कोई फार्मर है, उसने बहुत सारी शीप यानी भेड़ें पाल रखी हैं और अपना खेती भी कर रहा है, तो कुछ एरिया में उसने खेती कर लिया, फसल उगा लिया और कुछ एरिया में उसने अपने चारा उगा दिया या घास उगने दिया या कुछ भी अटरंडा में पौधे जमने दिया। तो बाकी फील्ड में अपना वो खेती कर लेता है, अपना इम्पोर्टेंट क्रॉप उगा लेता है और यहाँ बाद में चरने वाली फसल उगा देता है।
जिससे उसकी एनिमल जो होती हैं, भेड़ें वगैरह हैं, जो भी वो बकरी पाल रखा है उसको अपना करता है। भेड़ पालेगा तो भेड़ से ऊन निकालेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा, उसका लाभ होगा। बकरी पाल रखा है, गाय भैंस पाल रखा है, तो उससे दूध निकालेगा। और डेयरी फार्मिंग अपना चलाता है वो, डेयरी प्रोडक्ट भी उससे बनाता है वो, मिठाई बनाएगा, दूध बनाएगा, पनीर बनाएगा, अपना सेल करेगा मार्केट में। और क्रॉपिंग करके, फसल उगा करके भी वो मार्केट में सेल करेगा। तो मिक्स फार्मिंग में आपकी दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है। क्रॉप प्लांटेशन भी होता है और एनिमल रियरिंग यानी एनिमलों, जानवरों को चरने के लिए भी यहाँ पे उपलब्ध आपका रहता है। उसके बाद से आपका चौथा नंबर, अगला आपका है पेस्टोरल फार्मिंग। ठीक है, पेस्टोरल फार्मिंग में आपका क्या होता है? ठीक है, पेस्टोरल फार्मिंग में क्या किया जाता है कि बुफैलो को, काऊ को, ठीक है, गोट को, बुफैलो, काऊ, गोट, शीप, इनको पाला जाता है। ठीक है, इनको पाला इसलिए जाता है क्योंकि फिर इनसे हमको एडवांटेज भी लेना होता है। अगर हम बुफैलो रखेंगे, काऊ रखेंगे तो हमको बहुत सारा दूध मिलेगा। ठीक है, अगर हम शीप रखेंगे और गोट रखेंगे तो इनसे हमें मिल्क भी मिलेगा, इनसे हमें मीट भी मिलेगा और इनसे हमें ऊन भी मिलेगा, वूल, WOOL, वूल भी मिलेगा। ठीक है, बकरी से और भेड़ से हमको वूल मिलता है, मिल्क भी मिलेगा और मीट भी मिलेगा। काऊ बुफैलो से हमको मीट भी मिलता है और हमको मिल्क भी मिलता है। जब इनको पाला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पेस्टोरल फार्मिंग कहते हैं। तो इनको जहाँ पालते हैं वहाँ खेत की भी व्यवस्था करनी रहेगी और चरने के लिए चारावाही यानी चारागाह भी हमको चाहिए। हमको पास्चर भी चाहिए, PASTURE, पास्चर मतलब चारागाह, हमको चारागाह भी चाहिए। इस प्रकार के एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? पेस्टोरल फार्मिंग कहते हैं। और ऑर्चर्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? ऑर्चर्ड फार्मिंग उसे कहते हैं, ऑर्चर्ड फार्मिंग में हम फलों की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं। ठीक है, इसको हम बागवानी भी कहते हैं। हमको अखरोट उगाना हुआ, ऑरेंज उगाना हुआ, लीची उगाना हुआ, आम उगाना हुआ, अमरूद उगाना हुआ, तो हम एक पूरा बड़ा सा बगीचा बनाएंगे। उसमें सबके सब अमरूद के पेड़, आम के पेड़, लीची के पेड़ या जितने भी आपके फ्रूट होते हैं, आंवला हो सकता है, ठीक है, उनको उगाया जाता है। इनको हम बागवानी कहते हैं। बड़ा सा बगीचा होगा, उसमें हम फूलों की या फलों की खेती करते हैं। फूल भी उगाते हैं हम। ठीक है, आप अगर गाजीपुर के साइड चले जाएं, सैदपुर, गाजीपुर के आसपास, ठीक है, मारकंडे धाम के आसपास चले जाएं तो वहाँ पे देखेंगे तो खेत आपको गेंदा का फूल दिखाई देगा, मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल आपकी खेती आपको दिखाई वहाँ पे देखिए। एज एग्जाम्पल मैं इसको बता रहा था आपको। ठीक है, तो बस आज के चैप्टर में बस इतना ही। इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा, दोनों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में लेसन आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।